तो आज हम लोग इस सीरीज का डी ब्लॉक के सीरीज का आखिरी लेक्चर कंप्लीट करेंगे, जहां हम लोग सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात करेंगे। क्योंकि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो होता है बहुत आसान सीरीज होता है। इसमें हमारे ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा नहीं सीखना है। इसमें बस केवल आपको कंपैरेटिव स्टडी आना चाहिए कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या इसमें डिफरेंस है, बेसिक अंतर क्या क्या होता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान चीज है। अगर आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें कि इसका बेसिक क्या होता है, क्या इसका बेसिक फंक्शन होता है, अगर आप इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो इसका क्या क्राइटेरिया है, इसको किस हिसाब से इसको चलाते हैं, तो अगर हम इस चीज को लेकर अगर बात करने की कोशिश करें तो इसका प्रोसेस क्या होता है। तो कहते हैं कि जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का जो मेंबर होता है उसमें होता है इटिडियम, जर्कोनियम, नोवेडियम, मोलिब्डेनम, उसके बाद एक्टिनियम, उसके बाद रोदेनियम के बाद रोडियम के बाद पोलिडियम, सिल्वर और कैंडियम। फिर ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का सेकेंड जो होता है वो 39 से शुरू होता है और कहां तक जाता है, 48 तक जाता है। लेकिन वहीं पे जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो मेंबर होता है वह 57 से शुरू होता है और 80 तक जाता है। ठीक है, तो इनके जो आपके पास याद करने का तरीका, आपको ये अगर नहीं याद होगा तो आप चाहे तो फर्स्ट लेक्चर जो डी ब्लॉक का है उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको सब चीज कैसे एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं, उसके बनाने का, एलिमेंट्स का नेमिंग का क्या पैटर्न होता है, उसका पीरियोडिक टेबल में उसको कैसे भरते हैं, इस सब के बारे में जो है हम फर्स्ट लेक्चर में कवर अच्छे से कराए हुए हैं। तो आप चाहें तो वहां से फर्स्ट लेक्चर देखकर ये जितना नियम देखा है, ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत तुम्हारे राय राव पर चले, ये जो इसका निमोनिक है आप इस निमोनिक को वहां पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसमें हम अच्छे तरीके से डिटेल दिए हुए हैं। यहाँ प्लेलिस्ट में आपका लेक्चर नंबर आप फर्स्ट देखिएगा जहां इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको सब कुछ इसका क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो मेनली बात करें तो यहां पे जो हम लोग वहां पे पढ़े थे वह था 3D10 या 3D1 to 10 और 4H2 था। पर जो फर्स्ट में था, सेकेंड में जो होता है वह 4D10 हो जाता है। इसमें 4D1 to 10 और 5S2 जब इसमें आते हैं तो यहां पे जो होता है 5D1 to 10 और 6S2 आ जाता है। और इसमें जो होता है इसमें f ऑर्बिटल भी क्या करता है, 4f ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर लेता है। क्योंकि जो 57 से लेकर 71 तक एलिमेंट होता है वो लिथियम का होता है, लेंथेनाइड ग्रुप का होता है जो डी ब्लॉक में जाता है, तो वो 4f ऑर्बिटल यहां पर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो आप याद रखेंगे इसकी सारी प्रोसेस जो है ऑलरेडी आपको लेक्चर दे चुके हैं, इसलिए हम इस पर ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं। हम सीधा इसकी मुद्दे पे लौट कर आते हैं और इसकी जो टॉपिक है हम एक एक टॉपिक को कवर करते हैं कि इसकी क्या कहानी है। अब जरा गौर से समझिए, कहते हैं कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स अपने जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे काम करते हैं। मतलब जो हम लोग वहां पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक सीखे थे, पर इन लोगों में जो होता है वह +8 +7, मतलब ये शुरुआती होता है 3 4 5 6 7, मतलब ये सबसे अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे यानी कह सकते हैं कि ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे काम करते हैं। जैसे में अगर आप एग्जांपल ले लीजिए WCl6 टंगस्टन हेक्साक्लोराइड ReF7, उसके बाद RuO4 या OSO4 ऑस्मियम 4 या +8 ऑक्सीडेशन स्टेट,
या PTF6। आप देखेंगे तो ये जितने भी एलिमेंट्स आपको देखें, ये +6 पे, ये +7 पे, ये +8 पे, ये भी +8 पे, ये +6 पर, इस तरह से ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो होते हैं ये एलिमेंट जनरली काम करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि खासकर इसमें RU कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे पास रोडियम जो होता है ये जनरली +8 ऑक्सीडेशन स्टेट पे काम करता है। इसके साथ साथ एक कंपाउंड और होता है FeO4, जो हमारे पास जो ReFeO4, यहां पे जो रोडियम होता है वह जो होता है +8 पर काम करता है, और ऑस्मियम OSO4 आप देख लीजिए, ये भी जो होता है दोनों के दोनों जो होते हैं +8 ऑक्सीडेशन स्टेट पर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम करने वाले। तो ये मल्टीपल चॉइस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो होते हैं वह हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद पहला पॉइंट हमारा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। दूसरी पॉइंट आती है वो होता है एस्टेबिलिटी, एस्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो कहते हैं कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो काफी अधिक स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम जो होते हैं वह नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो इस फर्स्ट ट्रांजिशन किसके साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड, इनके साथ ये बनाने का काम करते हैं। जबकि जो थर्ड और फोर्थ क्या होते हैं, जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर होते हैं वह जनरली जो होते हैं हायर एलिमेंट, फास्फोरस, सल्फर, या जितने भी हायर, क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो मेंबर होता है उसकी साइज थोड़ी छोटी होती है, तो वो जनरली जो होते हैं वो छोटे एलिमेंट्स को प्रीफर करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर होते हैं उनकी साइज बहुत बड़ी होती है, और जब साइज बड़ी होती है तो इसीलिए क्या करते हैं कि वह हायर एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं अपने कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो मेंबर होता है वह हाईली स्टेबल होता है, और क्या करता है वो मोर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ बनाता है। और जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो मेंबर होते हैं वो जनरली फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की बात, तभी हमने कह दिया कि कोऑर्डिनेशन। अब इसके बाद तीसरी पॉइंट जो आती है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने कहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं कि सेंट्रल एटम के साथ जो लिगेंड्स की जुड़े रहते हैं और वो लिगेंड्स की संख्या जो होती है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास अगर बात करें तो कहते हैं कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है हमेशा, ध्यान रखेंगे, हमेशा मोर देन 6 होता है। 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा काफी ज्यादा संख्या में पाया जाता है। इस हमेशा मोर देन 7, 6 होता है, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इस तरह से इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या भी जो होती है क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं वह है इसका ज्योमेट्री। तो ये चैप्टर बहुत आसान है इसलिए हम काफी जल्दी जल्दी में निकाल दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स का, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। अब देखो कहते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर था, आपको याद होगा कि वह या तो लीनियर भी था, ट्राइगोनल प्लेनर भी था, टेट्राहेड्रल भी था, ऑक्टाहेड्रल भी था। तो इस तरह की कहानी जो हमारे पास मिलता है तो कहते हैं कि इसमें भी जो एलिमेंट्स होते हैं इनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर इसकी ज्योमेट्री होती है, इनकी भी ज्योमेट्री जो होती है करीब करीब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर जैसा ही होता है। जैसे में अगर एग्जांपल दे Na2ZrF7, ठीक है, तो यहां पे जब कंपाउंड बनाते हैं तो जो Na3, मतलब ये जो रिएक्शन बनेगा ZrF7 ये टूटेगा तो 3Na प्लस में और ZrF7 3 माइनस में। तो जब यहां पे जार्कोनियम का जब आप वो निकालते हैं, ज्योमेट्री निकालते हैं, तो ये बनता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, उसी तरह से अगर हमारे पास इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे में
NH4 का होल थ्राइस ZrF7। यहां पे जब आप निकालते हैं तो ये बनता है कैप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म। अब जरा सोचो, तो कहते हैं कि इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं वह हमेशा क्या करता है, चेंज करता रहता है। अगर यहीं पर लिख देते Cu2 ZrF6, तो इसका जो ज्योमेट्री होता है वह होता है एस स्क्वायर। इसका ज्योमेट्री होता है वो होता है एस स्क्वायर एंटी प्रिज्म। मतलब कि जो प्रिज्म होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में इनकी डायरेक्शन होती है। तो कहते हैं कि इनका साइज बड़ा होने के चलते हमेशा जो होता है इसका स्ट्रक्चर क्या करता है, बदलता जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास, अब जरा ध्यान रखेंगे, जो फर्स्ट टेंशन सीरीज का मेंबर था आपको याद होगा कि वह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करता है। बताए थे हाई स्पिन जो होता है आउटर डी ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो मेंबर होता है वह हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो मेंबर होता है वह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करता है। लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो मेंबर होता है वह हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, कभी भी हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें जिसकी अगला पॉइंट हमारे पास आता है वह है मेटल मेटल बॉन्डिंग। अब जरा गौर समझिए, जो मेटल मेटल बॉन्डिंग हमारे पास होते हैं, मेटल मेटल बॉन्डिंग, तो कहते हैं कि जो हमारे पास सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो मेंबर होते हैं वो मेटल मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की काफी अच्छा शो करते हैं। मतलब क्या कि एक ही ट्रांजिशन सीरीज के दो मेंबर, जैसे अगर फर्स्ट अगर डी ब्लॉक का सीरीज है तो आप जब भी देखते हैं तो डी ब्लॉक का एक ही एलिमेंट्स जो होता है वह कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो मेंबर होता है वो डी ब्लॉक का दो दो मेंबर के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन आसानी से कर लेता है। मतलब कि इन लोगों में मेटल मेटल बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी काफी अच्छी होती है। पर हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होता है जो जनरली क्रोमियम होता है, वो कभी कभी बना लेता है, अन्यथा बाकी कोई मेंबर जो होते हैं वो मेटल मेटल बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दे करें कि अगर मान लीजिए कि अगर क्रोमियम की ही बात करें तो क्रोमियम जो होता है Cr2O ऑस्मियम O CMe का होल 4 H2O का होल ट्वाइस। तो ये जो होता है कभी कभी जो आपके पास क्रोमियम जो होता है ये कभी कभी मेटल मेटल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, अन्यथा बाकी कोई भी, ध्यान रहे वो भी क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, बाकी कोई भी मेंबर जो होता है वह मेटल मेटल बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी नहीं रखता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि क्रोमियम +2 जो होता है वह लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, हाईली स्टेबल कंपाउंड नहीं होता। आपको लास्ट क्लास में सिखाए थे कि क्रोमियम जो होता है +2 से तुरंत क्या करता है, वो +3 बना लेता है, इसलिए लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। तो कहते हैं कि यहां पे एक लौता यही ऐसे कंपाउंड होता है जो मेटल मेटल बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखता है, अन्यथा बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट है वो कभी भी नहीं बनाते हैं। जैसे अगर सेकंड और थर्ड में बात करें तो रेहेनियम आसानी से बना लेता है ReCl84-, ये एक स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, इतना ही नहीं, तो इनके बीच में जो होता है रेहेनियम और रेहेनियम के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इसी तरह से जबकि रेहेनियम के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, लेकिन वहीं पे जो है अगर हम लोग बात करें इसी का ठीक ऊपर पाया है मैग्नीज। देखो सेम ग्रुप का मेंबर, रेहेनियम के ठीक ऊपर होता है मैग्नीज, पर मैग्नीज के बीच में क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस तरह से अगर हम अगर बात करें नियोबियम का, नियोबियम जो है Nb6Cl12 का 3+। अब जरा गौर से देखो, तो कह रहा है कि यहां पे जो होता है इसमें Nb हो गया या टाइटेनियम हो गया Ta6
Cl12 2+, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, यहां पर भी 2+, ये दोनों जो होते हैं हाईली, इसके बीच में नोबिडियम के बीच में बॉन्ड या टेलिनियम, तो ये दोनों आसानी से क्या करते हैं, मेटल मेटल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इसी के ठीक ऊपर जो होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर कभी भी जो होता है बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिन लोगों के पास जो होता है वह मेटेलिक बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि बहुत एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास मेटल बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला याद रख लीजिए, MtOCMe। ठीक है, तो जहां M जो होता है वो जनरली हमारे पास मोलिब्डेनम, रुबिडियम और RH, ये तीन जो होते हैं खास करके मेटल बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिए कि इसके अंदर बहुत लाइट होता है, बहुत रियर केस में मेटल बॉन्डिंग मिलता है, इसलिए इसको ज्यादा हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। मेटल बॉन्डिंग की टेंडेंसी रखने वाले ये एलिमेंट्स होते हैं काफी हाईली होते हैं। ये बहुत लिस्ट होता है, मतलब इसको कभी कभी समझ लीजिए कि आप मिलता भी नहीं है, लेकिन ये जो होते हैं ये काफी अधिक मात्रा में मेटल बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद की बात आती है, फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं आगे चलकर आइसोपोली और हेट्रोपोली एनायन का निर्माण करते हैं। तो अगला हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ आइसोपोली एंड हेट्रोपोली एनायन। अब देखिए, तो कहते हैं कि जो आइसोपोली एनायन है, मतलब कि जो हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, आइसोपोली का सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए कि हमारे पास क्रोमियम 6 स्थिति में पाया गया, तो जो क्रोमियम जो हमारे पास होता है उसके जो एनायन बनते हैं, जैसे में Cr2O7 2- या Cr3O13 2- या Cr4O13 2-। जरा गौर समझिए, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे जो होते हैं वह आइसोपोली होते हैं। मतलब कि जो हमारे पास यहां पर कॉम्प्लेक्स मिला, अब जो कॉम्प्लेक्स हमको मिल गया, तो ये जितने भी दो एलिमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए और ये एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करके क्या लिए, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किए। लेकिन अगर यहीं पर, ये तो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात, लेकिन जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर्स है MO7O34 6- या MO8O26 4- या W12O41 3- या फास्फोरस मोलिब्डेनम O40 3- फास्फोरस 218 O62 6-। मतलब कि जो हमारे पास एलिमेंट्स है जहां पे दो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करके कॉम्प्लेक्स पर है, ये तरह के हो गए आइसोपोली। लेकिन जहां पे तीन एलिमेंट्स पार्टिसिपेट किए, ये हो गया हेट्रोपोली। तो यहां पे देखिए सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो मेंबर होता है वह आइसोपोली भी बनाता है और हेट्रोपोली भी बनाता है। लेकिन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो मेंबर होता है सिर्फ और सिर्फ जो होता है वह आइसोपोली बनाता है, हेट्रोपोली का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो है इसके बेसिक डिफरेंस है कि कौन आइसोपोलिक बनाता है और कौन क्या होता है, हेट्रोपोलिक का निर्माण करता है। इतना ही नहीं, जो हमारे पास इसके बाद, तो ये आइसोपोली और हेट्रोपोली का कंसेप्ट होता है। कहते हैं कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्वस केमिस्ट्री का निर्माण करते हैं। आप याद रखेंगे, एक्वस केमिस्ट्री का एलिमेंट जो होता है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो मेंबर होता है, वह कभी कभी जो होते हैं इस तरह की कहानी की निर्माण करते हैं। तो आप एक काम करेंगे, आप एक लाइन लिख लीजिए,
एक्वस केमिस्ट्री में लिख लीजिए, कई बार पूछा गया है। लिखिए द एक्वस केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, द aqueous chemistry of elements in first transition series is far easier in comparison with that elements belong to second and third transition series। मतलब कि ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर होता है, आप देखेंगे कि H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि ये जनरली स्ट्रक्चर क्या करता है कि ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना लेता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेता है, लेकिन इनकी साइज जो कि भी काफी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, इनके बीच की जो बाइंडिंग होती है वो भी जो होता है आसानी से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए सुटेबल हो जाता है। उतनी एनर्जी इनको नहीं देनी पड़ती है, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, बड़ा एलिमेंट्स है। तो ऐसी स्थिति में जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर होता है वह अधिक मात्रा में जो होता है वह क्या करता है, एक्वस केमिस्ट्री का फॉर्मेशन करता है, परंतु सेकंड और थर्ड मेंबर जो होते हैं वह एक्वस की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ये जो है इसकी बेसिक कंसेप्ट है कि क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, कॉपी निकालिए और हेडिंग डालिए, उस दो भाग में बांटिए। एक तरफ लिखिए जो आप यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन, तो एक तरफ लिखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, एक तरफ लिखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट और दूसरी तरफ लिखिए सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। एक तरफ लिखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट और दूसरी तरफ लिखिए सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ठीक है, चलिए इसमें पहले पॉइंट पे लिखिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, यहां लिखिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। लिखिए द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट इज वेरी नोन या वेल नोन। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर वेरी वेल नोन। इसमें लिखिए with the exception of few elements, their atomic and ionic radii are not known with certainty। दूसरे पॉइंट में लिखिए रिएक्टिविटी, लिखिए elements of first transition series are more reactive। हो गया, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या लिखे, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर वेल मोर रिएक्टिव। सेकेंड में लिखिए द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर not so reactive। तीसरा लिखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लिखिए द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आर obtained by spin only contribution, that is why the value of their magnetic moments are lower। इसमें लिखिए the elements of second and third transition series the magnetic property are calculated by both electric and spin and orbital motion। Therefore
देयरफॉर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज हायर। मतलब इसका जो होता है इलेक्ट्रिक स्पिन से भी और ऑर्बिटल से भी, दोनों से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक स्पिन और ऑर्बिटल से, दोनों से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसकी काफी ज्यादा होता है। चौथा लिखिए कॉम्प्लेक्सेस। लिखिए द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जनरली फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसमें लिख लीजिए द एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जनरली फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। पांचवा लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखिए इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल। इसमें लिखिए द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्टेबल या मोर स्टेबल। छठा में लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर। लिखिए जनरली द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज 6 in their complexes। और इसमें लिखिए इन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इज हायर देन 6 in their complexes। सातवां पॉइंट लिखिए मेटल बॉन्डिंग। लिखिए these elements have low tendency to metal bonding। इसमें लिखिए these elements have high tendency to form metal bonding। और इसमें आठवां पॉइंट में लिखिए फॉर्मेशन ऑफ आइसोपोली एंड हेट्रोपोली एनायन। तो लिखिए द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैव लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म आइसो एंड हेट्रोपोली एनायन। The first transition elements have lesser tendency to form iso and heteropolyanion। उसमें लिखिए they have higher tendency to form iso and heteropolyanion। तो इस तरह से आपका ये पूरी डी ब्लॉक की कहानी जो है खत्म हो गई। आप एक एक करके पूरी सीरियल वाइज आप देख लीजिए, उसके बाद आप इसका क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें क्या करिए, मैसेज कर दीजिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिस डाल दीजिए, हम उस पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।